आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट की महारथी, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट देवीना मेहरा। देवीना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। देवीना मैम, हम देख रहे हैं कि इक्विटी फंड्स में पैसे कम आ रहे हैं, आउटफ्लो हम देख रहे हैं। सिटी ने निफ्टी का टारगेट कट किया है, 27,000 से घटाकर 26,000 का टारगेट कर दिया। और अब ये जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर अब बहुत बड़ी राहत कोई मिल नहीं रही है। ट्रंप आके दावे करते हैं कि उनकी बातचीत चल रही है, फिर एक दिन बाद होता है क्या कहते हैं कि हम ईरान पर हमला कर रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं बाजार की राह को आगे, और डैमेज कंट्रोल होने में सिचुएशन पूरी तरह से ग्रिप में आने में कितना समय लगेगा मैम अभी? नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। मैं थोड़ा मुस्कुरा रही थी, आप रणनीति का नाम ले रहे हैं। आजकल तो सही में रण चल रहा है। और रोज ही अभी एक दिन पहले था कि ट्रम्प कह रहे हैं इजराइल को कि ये ईरान से लड़ाई बंद करो, और अगले दिन हो गया कि हम भी ईरान को बॉम्ब करते हैं। तो और हर बार जब भी राष्ट्रपति ट्रम्प कुछ कहते हैं, उसके बाद में जब आता है कि उसके जस्ट पहले कच्चे तेल पर भी और अमेरिकी शेयर बाजारों पर भी किसी ने पोजीशन ली होती है, जो जो बहुत सारा पैसा बना के निकलता है। तो जब से ये रण शुरू हुआ है, तब से तो बहुत बार हुआ है कि बस अब डील हो ही गई और अब नहीं हो रही है। ये रोज का काम हो गया है एक तरह से। रोज ही रोज आपको इस तरह की चीजें सुनाई देती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 125 साल का इतिहास तो यही बताता है कि जो भी इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं या कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, जैसे 9/11 हो, दोनों गल्फ वॉर हो, दोनों विश्व युद्ध हो, अफगानिस्तान पे चढ़ाई हो, यूएस ने लिबिया को बॉम्ब किया, वो सारी चीजों में एक ही चीज निकलती है कि 6 महीने बाद तक बाजार भूल जाता है, भले ही युद्ध खत्म नहीं हो। तो ये तो एक इतिहास की बात है, और इसका कोई अपवाद मुझे नहीं मिला। तो ये स्टैटिस्टिकल चीज नहीं है, ये हर बार हुआ है। और उसका अपवाद खाली वही है जो देश डायरेक्टली युद्ध में है और हार जाते हैं, जैसे कि जर्मनी और जापान के साथ हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो उनके ही जो निवेशक थे उनको कष्ट हुआ, बाकी बाजारों को नहीं हुआ। जो बाजार में बड़े क्रैश आए हैं वो युद्ध या अन्य जियोपॉलिटिकल कारण से नहीं आए हैं। ये इतिहास है। और जहां तक आपने बोला कि अब पैसा बाजार में आना बंद हो गया है, तो आप अगर लंबे समय का, जितने जब से म्यूचुअल फंड आए हैं तब से आप इतिहास देखें, तो हमेशा जो इनफ्लोज का पीक होता है वो बाजार के पीक के आसपास होता है, और जो बॉटम होता है वो बाजार के बॉटम के आसपास होता है। तो अधिकतर लोग एक तरह से कहें तो गलत समय पे निवेश करते हैं और गलत समय पर निकल जाते हैं। आप सोने को देखिए ना, जो जनवरी में पहली बार ऐसा हुआ कि गोल्ड फंड्स में निवेश इक्विटी से भी ज्यादा हुआ, और उसके बाद रुपया भी गिरा है। उसके बाद आप पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी गोल्ड पे ज्यादा लगी है, सोने पे ज्यादा लगी है। उसके बावजूद जो जनवरी अंत का भाव था सोने का, वहां से सोना आज नीचे है, रुपये में भी। डॉलर में तो है ही, रुपया में भी। तो ये तो एक तरह से, आप सेबी का डेटा देखिए तो हम सब बोलते हैं इतने साल में इतनी कंपाउंडिंग मिलती है, लेकिन सेबी का डेटा है कि मेजॉरिटी, मतलब 50% से ज्यादा लोग किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में 2 साल तक नहीं रहते। तो ये अपने दिमाग पे थोड़ा काबू करने वाली बात है। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मैंने पिछली बार भी शायद आपके चैनल पे कहा था, कि इक्विटी में आपका 100% निवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन जो निवेश है अ, उससे निकलने का भी कोई तात्पर्य नहीं है। और ये कहना कि कब बॉटम होगा ये किसी को नहीं मालूम। और ये सब जो सारे बैंक्स या जो भी कोई इंस्टीट्यूशन आपको इंडेक्स टारगेट देते हैं, आप जाके देखिए पिछले 10 साल उन्होंने क्या क्या बोला और क्या क्या हुआ, कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। आप जनवरी में या दिवाली पे कुछ भी बोल दीजिए, अगले साल आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने पिछले साल तो ये कहा था, तो अब ये कैसे कह रहे हैं। अब आप फिर से उतने ही कॉन्फिडेंस से, उतना ही एक्सपर्ट की तरह आके टेलीविजन पे कोई और चीज बता जाते हैं। हाँ देवीराम, तो सवाल ये कि हम पूछें कि ना पूछें, क्योंकि जो दर्शक हैं वो तो जानना चाहते हैं ना कि फिर करना क्या है मार्केट में।
और जब तक हम कोई लक्ष्य तय नहीं करेंगे फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे कैसे, सवाल ये है। अच्छा चलिए, हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रेडिक्ट चलिए, करना मैं बड़ा आपको मुश्किल एक होता है चीज और एक किसी चीज के और लिए भी, बताऊं। मतलब आप, हाँ, यह जो आप बोल रहे हैं ना लक्ष्य की बात, जी। तो आपको एक तरह से इक्विटी मार्केट की फितरत समझनी पड़ेगी। मैं थ्योरी में आपके सब दर्शकों से पूछूं कि कौन सा एसेट क्लास सबसे वॉलेटाइल है, तो सब बोलेंगे इक्विटी। तो थ्योरी में सबकी समझ में आता है कि हाँ, इक्विटी में अप्स एंड करेक्ट। डाउन्स रहते हैं। लेकिन जब आप उस उसके बीच में होते हैं, तब आपके दिमाग में पैनिक होती है। यही सच्चाई है। आप पुराना चार्ट देखें तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं कोई बॉटम में थोड़ी बेच देती और टॉप पे थोड़ी खरीद लेती, पर करते आप वही हैं। और ये एक चीज राकेश झुनझुनवाला को आपके बहुत सारे दर्शक दर्शक अपना शायद रोल मॉडल समझते हो, तो उनपे जो एक पुस्तक आई थी उसमें बहुत कुछ था, लेकिन मेरे लिए उस पूरी पुस्तक का सार एक लाइन थी। उन्होंने कहा, आई मेड अ लॉट ऑफ मनी in 1989 to 1992, in 2003 to 2007 and 2000 आई थिंक 9 to 11, 3 पीरियड उन्होंने दिए थे। बीच में 5-5 साल ऐसे निकल गए जिसमें मेरा पैसा नहीं बना। तो मैंने कहा वो उनकी सुपर पावर थी। ये समझना कि इक्विटी मार्केट का यही स्वभाव है, यही फितरत है कि आपको 5 साल का रिटर्न 2 साल में मिल जाएगा, फिर कुछ रिटर्न नहीं आएगा, या उल्टा भी हो सकता है। जैसे आप 1994 से 2003 देखें तो सेंसेक्स का नेट रिटर्न 0 था, ऊपर गया फिर नीचे गया। लेकिन उसके बाद जो 4.5 साल थे उसमें इंडेक्स 6 गुना हो गया, 2003 से 7 का जो पीरियड था। तो यही है इक्विटी मार्केट्स। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इक्विटी में आप वही पैसा डालिए जिसकी आपको आवश्यकता ना हो अगले 8-10 साल तक। हाँ ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम लंबा रखिए, 5 से 10 साल का नजरिया रखिए। चलिए देवेना में मान लीजिए कि मतलब शॉर्ट टर्म में तो खैर मेरा भी कंफर्ट नहीं आता कि मैं किसी से पूछूं कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम को मान लीजिए थोड़ा लंबा कर लें, 5 साल का कर लें, तो पिछले 5 साल में पैसे लगभग 1.5 गुने हो गए हैं। उसमें वो कोविड का थोड़ा पासिंग वाला फेज भी था, बावजूद उसके लगभग 46-48% के रिटर्न नेट नेट है पिछले 5 सालों में। अगले 5 साल में क्या उम्मीद करके चलनी चाहिए? मतलब मैं टाइम कम तो नहीं दे रहा हूं, 5 साल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वैल्यूएशंस थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। सेमीकंडक्टर एआई में जो पैसा गया है बाकी देशों में, हो सकता है कि वो थोड़ा रिवर्स हो, क्योंकि थोड़े बबल जैसे सिनेरियोज बन रहे हैं। हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न्स है, लेकिन बाकी अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी से अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छी है। तो कई सारे बॉक्सेस तो हम टिक करते हैं। क्या अगले 5 साल में पैसे बन जाएंगे? मुझे तो लगता है बन जाएंगे। लेकिन जो आपने 2020 की जो 5 साल पहले की बात की, 2020 से उसके पहले एक पूरा 10 साल का पीरियड था, 2010-11 से लेके 20 तक, जिसमें कंपाउंडिंग आपको फिक्स डिपॉजिट के आसपास मिली, 9% से भी कम, कुछ 8.7% या ऐसा कुछ था। तो वो भी एक पीरियड था। तो कई बार मार्केट आपको ज्यादा दिन एक तरह से परेशान करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, जो भी शब्द आप यूज करना चाहें। और मेरे हिसाब से अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर जाएं तो वैल्यूएशंस कुछ एक्सट्रीम पे नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि एफआईआई का पैसा आएगा तभी मार्केट चलेगा। वो दोनों चीजों का कोई कोरिलेशन नहीं है, अगर आप पहले के आंकड़े देखें। और जैसा आपने बोला कि आप छोड़ दीजिए यहाँ भारत के बाजार को, तो जाने दीजिए। जो 1 साल का आपको प्रोजेक्शन मिलता है, ब्लूमबर्ग ने ये स्टडी की थी, क्योंकि अमेरिका के बाजार में तो ये काफी दशकों से ये डेटा है। और उनका यही निष्कर्ष निकला कि जितनी भी बड़ी वॉल स्ट्रीट फर्म्स का आपने नाम सुना है, जो भी बड़े बैंक्स का, एक का आपने अभी नाम भी लिया था, वो सब बैंक्स का, सबका आप देख लीजिए, तो किसी का भी जो इंडेक्स प्रोजेक्शन होता है असल के आसपास भी नहीं होता, आसपास भी नहीं होता। एवरेज डिविएशन होता है 15% पॉइंट्स की। अगर आपने बोला कि मार्केट 5% ऊपर जाएगा तो वो -10 भी हो सकता है, +20 भी हो सकता है ऑन दी एवरेज। और किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इसमें। तो इसलिए सब मजे से सब लोग बोल देते हैं कि हाँ, अगले साल इंडेक्स 5-10% ऊपर जाएगा। वो सेफ जगह है, लेकिन 100 सालों में S&P खाली 14 बार 5 से 10% के रेंज में गया है, पर वो सेफ जगह है, उससे आपकी नौकरी नहीं जाती है। तो
ये तो होता है प्रोजेक्शंस का हाल, लेकिन जहां मैंने कहा कि अगर आप आज की डेट में देखें तो दो चीजें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा सेक्टर वाइज देखें तो वैल्यूएशंस को एक्सट्रीम नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में औसत से कम है। दूसरी चीज है कि ये अभी जो है ना, अब सबको लग रहा है कि सब कुछ खराब ही होने जा रहा है, हर कोई आके रिस्क गिनवा रहा है। 1.5 साल पहले आप देखिए तो सबको इंडिया ग्रोथ स्टोरी के आगे कुछ नहीं नजर आता था। जितने भी आप फंड मैनेजर्स या एक्सपर्ट्स को बुलाते होंगे वो सब आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी समझा के जाते होंगे, और अब सब रिस्क गिनवा रहे हैं। तो ये रिसर्च स्टडीज दिखाती हैं कि जिस समय सेंटिमेंट ये जो होता है कि सब सब कुछ खराब होने जा रहा है, मैं निवेश बंद कर दूं, एसआईपी बंद कर दूं, बाजार से निकल जाऊं, उसके बाद का रिटर्न औसत से ज्यादा होता है। जब बाजार में पैसा बनाना बहुत आसान नजर आता है, उसके बाद का रिटर्न औसत से कम होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो अभी प्रोबेबिलिटी यही है कि आगे का साल बेहतर होगा। आईटी को लेकर स्ट्रीट काफी बेरिश है और हम देख रहे हैं कि अगर हम इस साल में देखेंगे कितने अभी 5.5 महीने के आसपास का समय बीता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक ये जो शेयर हैं ये 30 से 35% करेक्ट हो गए हैं। अब ये मतलब अब से मैं 1.5-2 महीने पहले की बात कर रहा हूं जब ये शेयर ईयर टू डेट 20 से 22% नीचे थे। तब भी ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे कि हाँ अब तो ठीक है, वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो गए हैं, एआई उतना भी डिसरप्ट नहीं करेगा। ये कहा जा रहा था, तर्क ये दिया जा रहा था कि एक तरह से बबल फॉर्म हो रहा है और एआई की कॉस्ट भी काफी ज्यादा हो रही है, तो शायद निवेश भी धीरे धीरे कम होगा उन चीजों को लेकर। आईटी को लेकर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन तो हमने देखा ही देखा है, लोगों का समय भी काफी बर्बाद हो रहा है। जो निवेशक हैं अभी भी जो किसी उम्मीद में शेयरों को होल्ड करके रखे हुए हैं, क्या करें? निकल जाए आईटी से कंप्लीटली? जब रिकवरी का फेज शुरू होगा तो ठीक है, राइड कर लेंगे उस वेव को। मेरे ख्याल से इन भाव पे निकलने का बहुत ज्यादा तो मुझे जस्टिफिकेशन लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस भाव पे निकल जाना चाहिए। आपने एआई बबल की बात की तो हाँ, वो जो सेमीकंडक्टर वगैरह का है, मैंने इस पर करीब 10 दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स में ही कि ये कभी ना कभी ये बबल बर्स्ट करेगा। और स्पेशली देखिए, पहले वो बबल आया एक तरह से आप कहें तो जो लोग एआई में निवेश कर रहे हैं, जो मैग्निफिसेंट सेवन कहलाते हैं, जो 7 बड़ी टेक कंपनीज हैं अमेरिका की, ये मेटा, amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एक्सेट्रा, गूगल। तो वो फेज था 2024 में, और वो 2025 तक वो खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि 2025 में वो 7 में से 5 कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया। इस साल तो उनमें से कुछ गिरी भी हैं। और जो अब हो गया है, वो जो जो वो लोग इतना कैपेसिटी लगा रहे हैं तो उनको जो सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो नेटवर्किंग हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, वहां बूम आया है। लेकिन आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो कंपनी निर्भर करती है, उसमें आप एक चीज फंडामेंटल समझिए कि अगर कोई टूथपेस्ट या साबुन बेचता है तो हर साल मोर और लेस वो पिछले साल जहां बेचा है उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा कम होगा, उससे या तो थोड़ा ग्रोथ होगा, स्लाइड डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन कैपेक्स वाली कंपनी जहां आप सप्लाई करते हैं कैपेक्स का सामान, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो इस साल तो जो भी 800 बिलियन निवेश हो रहा है एआई में, 2 साल बाद होगा क्या इतना? क्योंकि एआई के लिए आपको बहुत सारी पावर चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, वो सब है कि नहीं है? अब जहां तक भारतीय आईटी कंपनीज का सवाल है, ये ठीक है कि उन्होंने आरएनडी नहीं की, वैल्यू चेन में ऊपर नहीं गए, लेकिन अपने बिजनेस में वो लोग पिवट कर लेते हैं। पहले तो था ना, जैसे कि Y2K आएगा तो इनका बिजनेस नहीं रह जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आएगा, SaaS जो बोलते हैं, उसके बाद बिजनेस नहीं रहेगा, डिजिटाइजेशन, क्लाउड, लेकिन वो बिजनेस रहा। अभी कल जो एन चंद्रशेखरन है, कल नहीं 2-3 दिन पहले उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि कैसे इंडियन आईटी कंपनीज को एआई के दौर में भी कहाँ कैसे काम मिलेगा क्या। क्योंकि असल बात तो ये भी है ना कि चाहे कोई एंटरप्राइज करना भी चाहे इस्तेमाल एआई को, तो वो चाबी एक तरह से एआई को नहीं दे सकता है, क्योंकि एआई को आप ऐसे चाबी दे देंगे तो वो आपका पूरा डेटाबेस भी साफ कर सकता है। ये हुआ भी है। और तो इसलिए वो बीच में उनको चाहिए तो होगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है। जो मेरा कंसर्न ज्यादा आईटी की तरफ है वो ये है कि अब वो जिस तरह से रोजगार पिछले 25 साल के में जो बड़ा ड्राइवर भारत में रहा है रोजगार का, वो आईटी रहा है। और
आईटी ने जितने लोगों को एम्प्लॉय किया वो एक चीज है उसके, लेकिन उसके अलावा भी कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, फूड डिलीवरी की नौकरी, रियल एस्टेट, उस सब में वो बड़ा ड्राइवर रहा है। वो मेरा ज्यादा कंसर्न एरिया है। आईटी कंपनीज अपने बिजनेस को बदल पाएंगी वो मेरा इतना बड़ा कंसर्न एरिया नहीं है। ठीक है देवना मैम, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से और बहुत कह सकते हैं कि बेबाकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमारे जो दर्शक हैं उनके आपने स्ट्रेटजी बनाने में मदद की।